हेलो गाइस, आज अपन देखने जा रहे हैं पुष्पा टू की अपन ने टिकट ले लिया। इस वक्त मैं पिक्चर हॉल के ठीक सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हो ये पुष्पा टू की टिकट है और मैंने ऊपर की ये सीट है, ऊपर की सीट ली है और यहाँ आया हूँ मैं पुष्पा टू देखने के लिए। आज देखते हैं कि पुष्पा टू में क्या है क्या नहीं है, वो भी अपन देखेंगे। इस वक्त फ़िलहाल मैं इसी पिक्चर हॉल के ठीक सामने खड़ा हूँ और पुष्पा टू की अपन ने यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ लग रही है भाई साहब। टिकट भी नहीं मिल रही। मैं सुबह से खड़ा था, अब जाके ये मेरे को टिकट मिली है और 2:15 वाले शो में मैं ये देखूँगा पुष्पा टू। तो आज आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलो अब चलते हैं अंदर की तरफ। इस वक्त फ़िलहाल हम पिक्चर हॉल के 4th फ्लोर पे हैं और अब ये लाइन लगी है। सुबह 2 बजे से शो चालू है। काफ़ी भीड़ अपन को देखने को मिल रही है। ये अपन ने अपनी टिकट लेके एक बस बस पुष्पा टू मूवी देखने के बाद अपन सीधे अपने घर निकले और घर पे खाना वाना खा के थोड़ा स्वस्थ होके अब उसकी स्टोरी आपको शुरू से लेके एंड तक स्टोरी बताई जाएगी। उस स्टोरी में साला पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं। तो पुष्पा राज शुरू से लेके एंड तक अपने परिवार के सामने झुकता है, बाकी किसी के सामने नहीं झुकता है। चाहे से वो मंत्री हो, चाहे से वो एसपी हो। राठौड़ एसपी का नाम सुना होगा आपने, राठौड़ एसपी साहब। उसने भी पुष्पा को झुकाने की कोशिश की लेकिन वो उनसे भी नहीं झुका। मंत्री ने भी झुकाने की कोशिश की लेकिन मंत्री से भी नहीं झुका। फिर उसको झुकाने की कोशिश की किसने? पुष्पा राज की भतीजी ने। उस भतीजी ने पुष्पा राज को झुकाया और उसके लिए वो पुष्पा राज को झुकना पड़ा। तो साला पुष्पा फायर नहीं, सुपर फायर है। पुष्पा राज पूरी फिल्म में पुष्पा राज चल रहा था। उसने काली का रूप बनाया। शुरू से लेके एंड तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अपन यार पिक्चर हॉल में बैठे, अपना 3.5 घंटे का टाइम कब बीत गया पता नहीं चला भाई। पुष्पा राज मूवी देखने लायक है। तो गाइस आप भी देखना, पुष्पा राज अच्छी मूवी है और अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको भी आप दिखाना, क्योंकि पुष्पा राज एक पारिवारिक मूवी है और देखने लायक मूवी है, उसे देखना आप। अर्जुन जो कि इस फिल्म को बनाने वाले हैं, उनने क्योंकि शुरू से परिवार में उनके पिताजी खत्म हो गए थे तो उनको क्या है कि घर वाले मानते नहीं थे। वो बोलते थे कि इनका कोई जात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ओढ़ नहीं है। तो एक ऐसे ही अचानक उनको लड़की मिलती है और उनसे वो शादी वगैरह करते हैं। तो पुष्पा के बड़े भाई वहाँ पहुँचते हैं। तो उनको वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है। उनकी शादी वगैरह में नहीं आते हैं। पुष्पा राज फायर बनना चाहता था। शुरू से पुष्पा राज का यही काम था कि अपन आला अर्जुन जो कि मैं फायर बनूंगा। तो वहाँ से वो उस लड़की से शादी करता है और वहाँ से घर से बेघर होके और वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। वो चंदन की लकड़ियों के पास चला जाता है
और चंदन के माल जो कि बड़े बड़े सेठिया वगैरह थे, जो कि उनके पास जो भी आला कमान वाले जो आदमी थे, उनसे वो डील करने लगा कि चलो चंदन की लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ, अपन पैसा कमाएंगे भाई, मेरे को फायर बनना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है। उसकी फिराक में पुष्पराज निकल जाता है और उसकी फिराक में निकलते निकलते उसके बीच में जो भी एसपी साहब थे राठौड़, तो वो राठौड़ उनकी दखल अंदाजी के अंदर आ जाते हैं और दखल अंदाजी करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो पुष्पराज फिर भी नहीं झुकता। पुष्पराज चला जाता है, अपने कामों को लेकर चला जाता है और चलते उस मोड़ पे पहुँच जाता है जहाँ मंत्री की बात आती है कि उसकी पुष्पराज की पत्नी ने बोला था कि मैं आपके साथ एक फोटो, मंत्री के साथ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो उस मंत्री के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाता है, तो वो मंत्री मना कर देता है पुष्पराज को। तो वहाँ से निकल के आता है, जो उसका साथी है उसको बोलता है कि नहीं, आप मंत्री बनोगे और 24 जनवरी को मेरी घरवाली का बर्थडे है, उस बर्थडे के उपलक्ष्य में आपको शपथ दिलाई जाएगी। उस दिन आकर आप मेरे घर पे खाना खाना, जब आप मंत्री बन जाओ, यानी कि सीएम बन जाओ। तो उस चीज़ का इंतजार करता है। वहाँ से पुष्पराज वहाँ से उसको, अपने साथी को दिल्ली वगैरह भेजता है, जो भी आला कमान के जो अधिकारी थे उनके पास भेजता है वो, जहाँ इधर से पुष्पराज का फोन जाता है और पैसों की डील वगैरह होती है। वहाँ से डील पूरी होने के बाद में उस हाईकमान से उनको मंत्री बना दिया जाता है और मंत्री बनाने के बाद में पुष्पराज सीधा, जो पुष्पराज का साथी था, वो सीएम बन जाता है। सीएम बनने के बाद वो सीधा उसके घर जाता है, उसके साथ फोटो खिंचाता है, उसके घरवाले के साथ फोटो खिंचाता है और पुष्पराज फायर बन जाता है। फिर उसके बाद में जो कि उनकी दखलअंदाजी करने के लिए राठौड़ साहब आते हैं, उसका माल पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन पुष्पराज इतना शातिर निकला कि वो माल उनके हाथ में लगा, समुद्र के जरिए, नालों के जरिए उस माल को निकालता रहा। तब उनके रास्ते का ऐसा पता चला कि यार ये रास्ता इधर से, इस पुलिया से ये माल नहीं ले जाएंगे और दूसरे रास्ते से पानी की नदी होते हुए माल लेके जाएंगे। तो ऐसे ही राठौड़ साहब को पता चलता है और राठौड़ साहब वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद में जैसे ही निकलते हैं तो वो भी अपनी गाड़ियों को पानी के अंदर रोनते हुए सीधे निकल जाते हैं। तो पुष्पराज अपना दिमाग लगाता है और उसके बाद में पुष्पराज निकलता है वहाँ से, किसी को फ़ोन करता है और वहाँ से वो पानी का जो बहाव है वो वहाँ से खुला देता है। उनकी गाड़ियाँ वहीं रह जाती हैं और वो ट्रक के वगैरह आगे निकल जाते हैं। उसको माल करना था श्रीलंका पार, तो श्रीलंका पार करने से पहले वो कि वहाँ से निकल के उन गाड़ियों को छोड़ के उस अगले वाले रास्ते पे आ जाता है। पुष्पराज ने फिर दिमाग लगाया और दिमाग लगाते हुए बैलगाड़ी के जरिए बैलों को आगे भेज कर उसका चक्का बना के और वहाँ तक वो पहुँच जाता है। वहाँ से नकली माल वहाँ एडजस्ट कर देता है और असली माल और दूसरे रास्ते से पार कर देता है। वहाँ राठौड़ साहब पहुँचते हैं, वहाँ से गोलियों से उस माल को पकड़ के, और वहाँ से उस माल को पकड़ने के बाद वो अपने जगह पर उस माल को लेकर आते हैं। वो माल लाने के बाद जो बड़े डीलर होते हैं उनको बुलाते हैं, तो उस लकड़ी को काटा जाता है। तो राठौड़ साहब खुद उस लकड़ी को काटते हैं, तो वो लकड़ी चंदन की नहीं निकलती, वो लोकल लकड़ी निकलती है और वो माल वहीं ध्वस्त हो जाता है। तो वो बोले कि ये पुष्पराज का तो ये माल ही नहीं है, ओरिजिनल चंदन की लकड़ियाँ नहीं है। तो वहाँ से वो फेल हो जाता है। उसके बाद में मंत्री जी, जिसने मंत्री बनाया, वो मंत्री जी राठौड़ साहब के पास जाते हैं और राठौड़ साहब के पास जाके और वो बोलते हैं कि पुष्पराज से अगर मैं सॉरी मंगवा दूँ आपसे, तो फिर तो आप हमारा धंधा ठप नहीं होगा और आप हमारे साथ काम करोगे। पुष्पा का भी रहना जरूरी था और उस समय राठौड़ का भी रहना जरूरी था, लेकिन साला पुष्पराज झुकेगा नहीं, तो साला झुकने का उसका कोई काम नहीं था। तो वो पुष्पराज, चलो वहाँ से पुष्पराज अपनी दारू की बोतल के साथ पी के और वहाँ से पुष्पराज निकलते हैं और वहाँ उस मंत्री के पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में थोड़ी देर वो सुनते हैं उनकी बात, उसके बाद में वह सॉरी बोलते हैं।
तो राठौड़ साहब खुश हो जाते हैं और राठौड़ साहब खुश होने के बाद में पुष्पाराज वहां से निकल जाता है। वहां से वापस पुष्पाराज साला माइंड घूमता है, उससे गाड़ी को वापस घुमाते हैं और वहीं पुष्पाराज वापस पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद में पुष्पाराज उस गाड़ी से राठौड़ साहब को टक्कर मारते हैं और टक्कर मारने के बाद में राठौड़ साहब पानी के अंदर चले जाते हैं और पुष्पा ने सॉरी मांग के उस राठौड़ साहब की इतनी बुरी बेइज्जती करके वहां से और फिर निकाला, उसके सारे कपड़े उपड़े उतार देते हो। वहां से पुष्पाराज बोलता है कि इतनी तारीख को वो तारीख डील करता है, उस तारीख के दिन उसको टाइम देता है 11:15 बजे का और 11:15 बजे ये माल मैं वहां से श्रीलंका पहुंचाऊंगा। तो वहां से श्रीलंका पहुंचाने उसको बोल के मतलब राठौड़ साहब को बोल के वहां से पुष्पाराज निकल जाते हैं। उस तारीख के दिन राठौड़ साहब उनका पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद में वो माल जहाजों के जरिए उस माल को वहां से श्रीलंका की तरफ ले जाया जाता है। तो वहां पुलिस फोर्स वगैरह खूब लगाई जाती है, लेकिन उनको वो मतलब माल चंदन की लो लकड़ियां नहीं मिलते हैं। तो राठौड़ साहब वो पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी के अंदर जाने के बाद में वो देखते हैं तो वहां से पुष्पा को पता चलता है। तो वहां से उन हवाई जहाजों के जरिए उनको वो पानी के अंदर चले जाते हैं, हवाई जहाजों को रवाना कर दिया जाता है। उसके बाद में वो वहां से निकल जाते हैं। तो फिर वहां से वो मतलब उनका पीछा करते हैं, राठौड़ साहब उनका पीछा करते हैं। तब तक वो पीछा करे जब तक उनको पकड़े, तब तक वो श्रीलंका से बाहर निकल जाते हैं। जहाजों के जरिए इंडिया बॉर्डर को पार करके श्रीलंका बॉर्डर के अंदर चले जाते हैं। तो वहां राठौड़ साहब जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां से श्रीलंका की जो सेना है वहां से फायर करती है और वहां वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो राठौड़ साहब उसको मतलब दूरबीन के द्वारा सामने से देखते हैं, तो वहां पुष्पाराज सामने श्रीलंका के अंदर खड़ा होता है। तब कहते हैं राठौड़ साहब खुद बोलते हैं कि नहीं, ये तो फायर क्या सुपर फायर है, सुपर फायर है। वहां से वो मार निकाल के और ले जाते हैं। वहां राठौड़ साहब फेल हो जाते हैं और जो नकली माल पकड़ा गया था वहां आग लगा के और राठौड़ साहब वहां चले जाते हैं। उस आग के अंदर वो ब्लास्ट हो जाते हैं। वहां राठौड़ साहब की कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद में जो मंत्री पद पे थे, बड़े मंत्री पद पे थे, उनका बेटा जो उनके एक प्रोग्राम के अंदर उनका था जो काली का रूप बनाया था, उसमें वो 10-20 गुंडे घुस जाते हैं और पुष्पाराज की भतीजी को वहां से उठा ले जाते हैं। उनको बहुत मारा पीटा, बहुत जबरदस्त धुलाई की। राज के बड़े भाई की बेटी को उठा के यानी पुष्पाराज की भतीजी को उठा के और वो अपने जो भी जगह थी वहाँ ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद में वो डील करते हैं कि पुष्पा तेरे से 2 करोड़ रुपए लगेंगे, उनके खरोच भी नहीं आएगी, हमें 2 करोड़ रुपए दे दे और अपनी भतीजी को ले जा। तो पुष्पाराज वहाँ से पुष्पाराज को पता नहीं चलता। तो पुष्पाराज के बड़े भाई की घरवाली यानी पुष्पाराज की भाभी उनके पास जाती है, वहां दरकार लगाती है और पुष्पा अपने घर से बाहर निकलता है और वहां जाके टीवी चैनलों पे वो बोलता है कि जो अगर उसके 1 घंटे की मोहलत देता हूं, अगर 1 घंटे में अगर मेरी भतीजी मेरी बेटी अगर मेरे पास नहीं पहुंची तो तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा, बकरों की तरह काटूंगा तुम्हारे को, बकरों की तरह। फिर भी वो नहीं मानते हैं। फिर मंत्री साहब उस दूसरे मंत्री के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि बोला मंत्री साहब फोन करते हैं उनको कि पुष्पा से मेरी बात करवा। तो वो दूसरे मंत्री का बेटा था कि बोला वो मंत्री का बेटा है, पुष्पा तू मान जा, वो तेरा भाई है, तेरा कुछ नहीं लगता, बात मेरे भाई की नहीं है। पुष्पा ने ये बोलता है पुष्पा, और बात मेरे भाई की नहीं है, बात मेरी बच्ची की है, मेरी बेटी की है। तो उस बेटी के लिए उसके लिए वो सर झुकाता है पुष्पाराज और उसके सामने सर झुकाया। तो उस बेटी के लिए उसने उस मंत्री को भी ठुकरा दिया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, न कोई मंत्री है न कोई मेरा जानने पहचानने वाला है, सिर्फ मेरे को मेरी बच्ची के शरीर पे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। तो फिर उसके बाद में उनके फ़ोन वगैरह आते हैं पुष्पाराज के पास, वो गुंडे वगैरह थे उनके फ़ोन वगैरह आते हैं और वो फ़ोन वगैरह आने के बाद में पुष्पाराज वहाँ अपने हेलीपैड से वहाँ पहुँचता है। पुष्पाराज वहाँ जाके उनके राइफल वगैरह लगाता है। तो राइफल लगाने के बाद में वो उनकी बेटी वो भतीजी थी, तो
तो वो उनकी राइफल लगा रखी थी, पुष्पाराज ने राइफल छोड़ दी, उनके हाथ पैर बांध के और उसको मिट्टी पे सुला दिया। उसके बाद में उसकी भतीजी को लाया गया, उसकी भतीजी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। फिर पुष्पाराज वहाँ से उठा और उनकी इतनी पिटाई की, इतनी जबरदस्त पिटाई की कि आप देखोगे मत, इतने तगड़े सीन थे। फायर नहीं, सुपर फायर था, सुपर फायर था। वाकई में पुष्पाराज फिल्म देखने लायक थी। उसके बाद में वो अपनी भतीजी को घर पे लेके आ जाता है, उसके बाद में उसकी शादी तय कर दी जाती है और उसकी शादी के बाद वो परिवार एक साथ रह जाता है। तो इस प्रकार ये कहानी थी पुष्पाराज की, ये स्टोरी थी पुष्पाराज की। तो एक ये पारिवारिक मतलब घर परिवार वाले बैठ के देख सकते हैं इस फिल्म को, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, अच्छी फिल्म है। तो आप भी जाना और देखना, अच्छी फिल्म बनी है आला अर्जुन की, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी ही बॉलीवुड में फिल्म आनी चाहिए जो पारिवारिक आदमी भी बैठ के देख सके।